ये है हमारा विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, जिसे हम लोग कहेंगे अम्ल, क्षारक और लवण। तो सबसे पहला है संसूचक। संसूचक जिसको हम लोग डिटेक्टर भी कहते हैं, जिसमें जनरली हम लोग लिटमस पेपर के बारे में ज़्यादातर जानते हैं। तो वैसे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन कर दूसरे पदार्थों के साथ अम्लीय और क्षारीय व्यवहार करते हैं, उसे संसूचक कहते हैं। ठीक है। एसिड और बेस, एसिड मतलब अम्ल, बेस हो गया हमारा क्षारक। ठीक है। और सॉल्ट हो गया हमारा लवण। संसूचक के प्रकार, तो वैसे तो संसूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इनके सामान्यतः प्रकार इस प्रकार है। पहला है प्राकृतिक संसूचक, जो नेचुरल है, प्रकृति से प्राप्त होता है। वैसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं और प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी इत्यादि। इसमें हम आते हैं लिटमस पेपर। लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है, ये बैगनी कलर का होता है, जो थैलाफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकलता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, इसका रंग जनरली क्या होता है, बैगनी होता है। लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, नीला और लाल। अम्ल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखेंगे। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अगर किसी लिटमस पेपर है, ब्लू रंग का लिटमस पेपर है, उसको अगर हम एसिड के पास, अम्ल के पास लेके जाएंगे, तो उसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। और क्षार अगर है तो वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद हल्दी। हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, ये पीले रंग का होता है, ये हम लोग घर में देखते भी हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी सफ़ेद कपड़े पर सब्जी का दाग लग जाता है और इसे साबुन, साबुन एक क्या होता है, साबुन एक क्षार है, बेस है, से धोते हैं तो उसका रंग धब्बे को भूरा लाल कर देता है, रंग उसका क्या हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षार के साथ इसका रंग क्या हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है। ये याद में रखना है। तो क्या क्या याद रखना है, एक तो यहाँ पे लिटमस पेपर वाला याद रखना है कि एसिड के साथ, अम्ल के साथ जब नीले को लाल कर देता है और लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है क्षार में। और हल्दी, हल्दी जो है अम्ल के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षारक के साथ इसका रंग भूरा लाल हो जाता है। उसके बाद है संश्लेषित संसूचक। वैसे सूचक जो प्राकृतिक से नहीं होते हैं परंतु रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोप्थिलीन आदि। इसका उपयोग अम्ल और क्षारक की जांच करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है गंधीय सूचक। वैसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम से बदली जाती है, ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक करते हैं, जैसे वेनिला, प्याज, लौंग इत्यादि। रंग से, गंध से इसका परिवर्तन हो जाता है जब ये अम्ल या क्षार के समीपीय इनको लाया जाता है। और चौथा है हमारा सावित्रिक सूचक। सावित्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन आदि जैसे सूचकों के उपयोग से किसी विलयन के केवल अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति का ही पता लगाया जा सकता है, परंतु इस सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल या क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उसकी प्रबलता, मतलब वो कितना स्ट्रांग है, कई भी माप का भी माप बताता है। अब आते हैं अम्लीय एवं क्षारक सूचक के गुण धर्म। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया कर संगत धातु की लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, मतलब अगर अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, मतलब सॉल्ट बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करता है। जैसे जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है, अम्ल है, यह अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये जिंक क्लोराइड एक लवण है, सॉल्ट है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन इसमें हो रहा है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। उस तरह से सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। सोडियम क्लोराइड भी हम लोग जानते हैं, ये हमारा नमक है, सॉल्ट है, तो नमक बनाया और हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जन किया।
धातु जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पाद होता है। तो ये सब हमें याद रखना है हमें कि अम्ल के साथ धातु अगर अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके बाद हाइड्रोजन गैस की जांच, जब हम किसी धातु का किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये तो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद अभिक्रिया के इस अवधि के दौरान जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो एक पॉप ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये पॉप ध्वनि बताती है कि उत्पन्न गैस क्या है। उत्पन्न गैस मेरा हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। सो जब भी इस तरह की अभिक्रिया होगी, अम्ल को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अम्ल को धातु के साथ रिएक्ट करेंगे तो लवण बनेगी और गैस निकलती है। और गैस हाइड्रोजन गैस का है कि नहीं, उसके साथ एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे उसके सामने तो एक पॉप की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। पॉप पॉप की ध्वनि यह प्रूफ करेगी कि ये एक हाइड्रोजन गैस है। इसके बाद है धातु के कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। तो चूना पत्थर, चौक, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकालते हैं। तो ये हमको याद रखना है कि धातु का कार्बोनेट होगा वो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और पानी जल निकालेगा। जैसे कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड के साथ, ये कैल्शियम क्लोराइड नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है। कैल्शियम ये कार्बोनेट है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अम्ल के साथ रिएक्ट करता है, उसका लवण बनाया कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया और वाटर H2O बनाया। उसी तरह से नाइट्रिक अम्ल जो है, जिसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं या सोडियम के फॉर्म में है ये, सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट करेगा। ये एक तरह का कार्बोनेट है ये, और ये एक एसिड है। इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम का नाइट्रेट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर निकालेगा। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को याद रखने हैं सब रिएक्शन। इसी प्रकार से निम्न अभिक्रिया भी संपन्न होगी। सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके बाद है धातु। अभी हम लोगों ने देखा धातु का कार्बोनेट, अब धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल का। तो इसका सामान्य है कि धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, जिसको हम लोग बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसके साथ जब अम्ल रिएक्शन करता है, अम्ल की रिएक्शन होती है तो ये लवण बनाता है, मतलब उसका सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। तो ये हमारा कॉमन है दोनों में। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन है यहाँ पे डाला हुआ। इसके पहले में हाइड्रोजन बीच में नहीं आ रहा था, ये हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। इसके बाद है धातु एवं क्षारक की अभिक्रिया। अभी तक हम लोग देख रहे थे एसिड के साथ रिएक्शन, अब हम लोग आ रहे हैं क्षार के साथ। क्षार मतलब बेस। तो क्षारक धातुओं से अभिक्रिया कर संगत धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया कर सोडियम का जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन। जितने भी हम यहाँ पे अभिक्रिया लिख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखना है, ये आते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम का ये बनाया जिंकेट, जो एक्वस होता है, क्षारीय होता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा पानी के साथ तो ये सोडियम का एल्यूमिनेट बनाता है NaAlO2 और हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करता है। इसके बाद है कुछ अभिक्रियाओं के बारे में देखते हैं। उदासीनीकरण। उदासीनीकरण मतलब कि जो न्यूट्रल हो गया।
सो अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। जब एसिड और बेस एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण यानी सॉल्ट बनता है और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को सामान्य सूत्र से इस प्रकार लिखते हैं, क्षारक प्लस अम्ल मतलब बेस और एसिड, लवण बना और जल बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो एक नमक बनेगा और जल बनेगा, तो नमक का घोल बनता है ये। उस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम नाइट्रेट बनाएगा और वाटर बनाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। ये हमारा रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, सोडियम सल्फेट NaSO4। ये सभी याद रखने होंगे। इस चैप्टर में यही खूबी है कि सभी एक्शंस याद रखने पड़ेंगे, बाकी और कुछ है नहीं यहाँ पे, बस याद करने का ज़्यादा है कैपेसिटी। इसको शॉर्ट नोट्स बनाते हुए याद करना होगा, तभी इससे प्रश्न बहुत आते हैं। सभी धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। यह बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह ही है। जैसे आयरन तीन का मतलब हो गया कि आयरन का ये आयरन 2 भी होते हैं, आयरन 3 भी होते हैं। 3 कहने का मतलब कि उसके जो एटॉमिक नंबर के साथ में जो हमारा उसका वैलेंसी है उसमें 3 है। सो ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट और जल बनाता है। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे है, Fe2O3 प्लस 3H2SO4 Fe2SO4 3H2O। उस तरह से कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल के साथ रिएक्ट कर कॉपर क्लोराइड और जल प्रदान करता है। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड और जल प्रदान करता है, CaO प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2O। क्षारक और धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया। अधातुओं की प्रकृति अम्लीय होती है। हम लोग अब अधातु पे आ रहे हैं, अभी इससे पहले हम लोग धातु पे थे, अब हम अधातु पे हैं, नॉन मेटल्स में है। सो जो क्षारक मतलब बेस से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, तो इसका ये जो हम लोगों ने लिखा है शॉर्ट में, इसे याद रखना है, क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड लवण प्लस जल। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर सोडियम कार्बोनेट और जल बनाता है, NaOH प्लस CO2 Na2CO3 प्लस H2O। इसके बाद आते हैं लवण। लवण अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया का आयनिक उत्पाद है। मतलब लवण जो है, कैसे लवण मतलब सॉल्ट जो है वो अम्ल और क्षारक मतलब एसिड और बेस के उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद जो बनता है उत्पाद है, उसी का प्रोडक्ट है। अम्लीय लवण, लवण भी अब हम आ रहे हैं, टाइप्स में आ रहे हैं लवण के प्रकार। अम्लीय लवण अम्ल और दुर्बल क्षारक के आपसी मतलब प्रबल प्रबल मतलब जिसमें एसिड जो है वो स्ट्रांग होगा और क्षार जो होगा वो वीक होगा, दुर्बल होगा, आपसी प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। जैसे NH4Cl, सो प्रबल अम्ल है HCl, दुर्बल क्षार है NH4OH, NH4Cl एक अम्लीय लवण बना। उसी तरह से उदासीन लवण में प्रबल अम्ल होगा लेकिन दुर्बल क्षार आपसी प्रक्रिया से प्राप्त होता है, उदासीन लवण बनता है। जैसे सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, दोनों है, और फिर उदासीन लवण बना। उस तरह से क्षारीय लवण प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल है। इसका प्रबल क्षारकीय में कहने का मतलब है कि बेस की क्वांटिटी ज़्यादा है। जैसे हमारा दुर्बल अम्ल है, ये उस क्षारक के NaOH के साथ बना तो ये क्षारीय लवण बना। अब आते हैं तनुकरण। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने से आयन की सांद्रता, मतलब जल में ये जो OH है और H3O प्लस है कि प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं और अम्ल और क्षारक को तनुकृत किया जाता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो ब्रेक करता है तो इस तरह से ये ब्रेक करता है हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल के साथ और फिर H3O प्लस मॉलिक्यूल के साथ। अब सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं हमारा इस चैप्टर का pH स्केल, जिससे सवाल आते ही हैं
किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, मतलब कि उसका कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना हाइड्रोजन आयन है, कि जांच करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल में 1 से 14 तक अंक अंकित रहते हैं जो अम्ल और क्षारक की प्रबलता और दुर्बलता के साथ साथ उसकी मान को बताता है। ये एक सार्वत्रिक सूचक है जो सभी जगह यूज होता है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान, उदासीन विलयन मतलब क्या हो गया कि जो न्यूट्रल है, उसका वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम होता है तो ये अम्ल होगा। 7 से जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे वो एसिडिक नेचर या अम्लीय नेचर उसका बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे 7 से अधिक बढ़ते जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्षार होता जाएगा। ठीक है। प्रबल अम्ल, जिस विलयन में अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न होंगे उसे प्रबल अम्ल कहेंगे। दुर्बल अम्ल, जिसमें H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। जिसमें OH आयन अधिक मात्रा में होंगे उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। दुर्बल क्षारक, जिस विलयन में OH संख्या में होते हैं उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। हाइड्रोक्साइड जिसको OH माइनस है ये। हमारा रक्त 7.35 से 7.45 पीएच परास के बीच में कार्य करता है, जिसका औसतन पीएच जो है 7.4 होता है। हमारे जो ब्लड है हमारे शरीर में, वो उसका जो है पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ये रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 से अधिक हो जाता है तो ऐसी अवस्था में एल्कोलोसिस, एल्केलोसिस कहते हैं। यदि पीएच पीएच का वैल्यू 7.35 से कम हो जाता है तो इसे एसिडोसिस कहते हैं। ये दोनों ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्केलोसिस और एसिडोसिस। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, रक्त में हमारा शरीर, तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास रेंज में जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल में पीएच का मान 5.6 से कम होता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा की कहानियाँ, अम्लीय वर्षा जल नदी में प्रवाहित होता है। नदी के जल में पीएच का मान कम होता है। ऐसी नदी में जलीय जीव जंतुओं की उत्तरधारिता कठिन हो जाती है। मिट्टी की अम्लता, कई बार किसी कारकों के अथवा अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी का पीएच मान कम हो जाता है। इससे भूमि से अच्छी उपज नहीं मिलती है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पर देखा पीएच तक के लिए। तो इसे हम आज तक यहीं पे छोड़ते हैं। अगले क्लास में फिर हम लोग इसी को बढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो अच्छे से रिवाइज करते हुए आगे के बारे में फिर देखेंगे कि ये पीएच, तो पीएच के बाद फिर हम लोगों को पढ़ना है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन क्या है, क्लोरीन गैस का उपयोग क्या है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन कैसे होता है, विरंजक चूर्ण क्या है, बेकिंग सोडा का उत्पादन कैसे होता है, और फिर इतने ही हमारे हैं। इतना करने के बाद फिर हमारा तो एक और क्लास हम लोग इस पर लेंगे, इसमें यह कंप्लीट हो जाएगा।